बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो था पॉलिनोमियल। तो आज हम उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें हम फर्दर आगे पढ़ेंगे उस पॉलिनोमियल को और देखेंगे कि पॉलिनोमियल में और क्या क्या डिटेल्स हमें स्टार्ट करने से पहले चाहिए। अभी तक हम बच्चों पॉलिनोमियल स्टार्ट करें बेसिक नॉलेज के ऊपर है। लास्टली हमने जो टॉपिक पढ़े थे वो हमारे फैक्टर से रिलेटेड थे और हमने उसमें छोटी मोटी बातें समझी थी कि टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज जो हम समझने वाले हैं वो हम उसके आगे के बाद समझेंगे। कल याद हो आपको लास्ट वीडियो में बच्चों, तो वो जीरोस को एक टर्म आई थी, तो आज हम उस जीरोस को ही समझने के लिए डिटेल में जाते हैं कि जीरोस एक्चुअली होता क्या है। तो ध्यान से देखो बच्चों, यदि हम बात करें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का, यदि हम ग्राफ पे जाएं तो ग्राफ पे जीरोस का क्या मतलब होता है, तो यहाँ आपको समझाया गया है कि देखो बच्चों, जैसे हम एग्जांपल के लिए लीनियर पॉलिनोमियल ले लें। एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका पॉलिनोमियल है ax प्लस b, जहां पर a 0 नहीं हो सकता। अक्सर बच्चों को पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि ये साथ में पॉलिनोमियल के साथ में ऐसी कुछ कंडीशंस लगी होती हैं। ये क्या होती है? देखो बच्चों, आप एक छोटी सी बात सोचो। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हुआ x की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। इसका मतलब x एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यदि x एग्जिस्ट कर रहा है और आपने उसके आगे कोफिशिएंट लगा रखा है और इस कोफिशिएंट की वैल्यू आपने 0 कर दी, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यदि आप ये देखते हो कि इसकी वैल्यू ही 0 हो गई है, तो यहां पर सिर्फ b रह गया है। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं। यदि आपको लास्ट क्लास का याद है तो हमने इसको क्या बोला था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जब भी आप पॉलिनोमियल मैथ्स में जैसे जैसे आप आगे चलोगे तो कंडीशंस वर्ड लगते जाएंगे, कंडीशंस लगती जाएंगी। तो यहाँ पर भी लीनियर पॉलिनोमियल में उसने कंडीशन लगा रखी है कि a इज कैन नॉट बी 0, a 0 नहीं हो सकता। तो वो उसके आगे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। यदि यहाँ पर हम बात करें कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस b जिसमें a 0 नहीं है, हैज एग्जैक्टली 1 0 नेमली माइनस b बाय a। यदि आप ध्यान से देखो तो इसका 0 उसने डिफाइन कर दिया है माइनस b बाय a पे। और यदि आप 8th क्लास थोड़ी सी भी अच्छे से पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा कि ये कैसे निकला होगा। ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0 करते ही आप इसको सॉल्व करोगे, ax इज इक्वल्स टू माइनस b और x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? माइनस b अपॉन a। तो पहले तो बच्चों को ये कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए कि सर ये अचानक से चमत्कार मैजिक कैसे हो गया कि आपको इसकी वैल्यू आ गई। तो ये मैजिक नहीं है बच्चों, ये इस तरह से सॉल्व किया गया और इस तरह से सॉल्व करने पर आपको x की जो वैल्यू है माइनस b बाय a वो मिल जाएगी। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि यदि यहाँ पर इस लीनियर पॉलिनोमियल का कर्व बनाया जाए तो ये इसका 1 0 पॉसिबल है और वो कहाँ होगा? माइनस b बाय a पर। अब माइनस b बाय a कहाँ एग्जिस्ट करेगा? तो ध्यान से देखो, ये आपको जब पढ़ाया गया था जीरोस लास्ट क्लास में तो आपको बताया गया था कि ये एक्चुअली क्या होता है? 1 0 मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जीरोस का मतलब। पर किस किस का इंटरसेक्शन? तो याद रखना, इंटरसेक्शन पॉइंट भी ये दो चीजों का होता है। एक होता है आपका एक्स एक्सिस और एक होता है कर्व जिसकी आप बात कर रहे हो। तो यहां पर एक्स एक्सिस और आपका जो कर्व बनेगा उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो 0 कहलाता है। ये बात ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 या डिग्री 2। यदि डिग्री 2 है तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा? 2 पॉइंट पर। इसी तरह से यदि हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 3 या पावर 3, x की मैक्सिमम पावर 3। यदि 3 है तो इसके जीरोस एट मोस्ट कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। ठीक है। अब इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो ये बात ध्यान रखना, भी 1-2 स्लाइड्स और आगे चलने दो, आपको इसका और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं डिग्री के बिहाफ पर। जीरोस और डिग्री ऑलमोस्ट एक जैसी ही बात होती है, ये बात ध्यान रखना। जब हम जीरोस की बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिग्री की भी बात करते हैं। भी आप प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हो कि जब हम बात कर रहे थे तो हम जीरोस की बात कर रहे थे तो भी मैंने डिग्री टर्म यूज करा था। क्यों? क्योंकि वो सेम होती है। ठीक है। तो ध्यान रखना, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यदि हम डिग्री के बिहाफ पर बात करें तो जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा वही सारा हमें यहाँ पढ़ना है। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल वापस से आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वापस से आ गया और क्यूबिक पॉलिनोमियल वापस से आ गया। तो डिग्री और यदि हम जीरोस की बात करें तो सेम ही होता है। तो ध्यान से देख लो, डिग्री के यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1
कौन सा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 1 1 1। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ 1 ही होगी, देखो ध्यान से, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो इन सब में हम बात करें तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें डिग्री कितनी होगी, 2, मतलब वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होगी, 2 हो जाएगी। आप ध्यान से देखो यहाँ पर कितनी है, इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखेगा, यहाँ पर मैक्सिमम पावर ये पूरी एक पॉलिनोमियल है, और इस पूरे एक पॉलिनोमियल की ये 3 टर्म्स में इस टर्म की मैक्सिमम जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, वो 2 है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई है, 2 हो गई है। अब बच्चों इसमें ढूंढ के बताओ 2 कहाँ है। यदि आपने इसमें 2 ढूंढ लिया तो आप समझ गए इस बात को, बताओ इसमें दिख रहा है, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक और एक और कॉन्सेप्ट याद रखना होता है कि यदि कभी 2 वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई में आ गए हैं तो उनकी डिग्री 2 तब होगी, या डिग्री एक्सटेंड कब होगी, जैसे इस वेरिएबल की डिग्री 1 है और इस वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो इस पर्टिकुलर टर्म की डिग्री कितनी हो गई, इस टर्म की जो डिग्री है वो 1 + 1 हो गई है, दैट मीन्स 2 हो गई है, इसलिए क्वाड्रेटिक में चला गया है। आप सोचें कि सर ये इसमें तो डिग्री 2 थी नहीं, तो फिर कहां से चला गया, तो आपको समझ लेना है कि यहां पर जो डिग्री है वो वेरिएबल्स यदि एक साथ 2 या 2 से ज्यादा आ जाते हैं तो हमें फिर उनकी डिग्रीज को ऐड करना पड़ता है, उनकी पावर्स को ऐड करना पड़ता है, तो जो ओवरऑल पावर बनती है वही हमारी डिग्री काउंट होती है। अब जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये बात ध्यान रखने का। अब यहाँ पर तो आपको डिग्री 2 दिख ही रही है, इसमें वेरिएबल इसकी 1 है और इसकी 2 है, तो मैक्सिमम लेना होता है, तो ये 2 हो जाती है। ओके, एक और देखते हैं, इसमें 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0, तो मैक्सिमम 3 वाली है, इसलिए ये क्यूबिक में काउंट हो जाएगा। यहां पर हम देखें, अब देखो ध्यान से, इसमें इसकी टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 1 है और इस टर्म की डिग्री 3 है, तो इस 3 डिग्री के कारण, इस पूरी टर्म के कारण इस पूरी पॉलिनोमियल की जो डिग्री काउंट होती है वो कितनी काउंट होती है, 3 काउंट होती है। यहाँ पे देखें 1 2 और 3, तो यहाँ तो इंडिविजुअल है, तो आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ 3 पॉलिनोमियल के हिसाब से क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा होगा डिग्री के हिसाब से। अच्छा, एक बात और बताना मेरे को बच्चों, अच्छा पहले हम इसके ग्राफ देख लेते हैं, फिर आपसे एक छोटी सी बात और पूछूंगा इसी में। यदि हम बात करें ग्राफ की, तो जैसा bx + ax + b का आपको ग्राफ बोला गया था, तो bx + a का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ठीक है। ax + b का यदि हम ग्राफ देखें तो बच्चों एक बात ध्यान से समझ लो, ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो देखो यहां पर बना हुआ है। अब आप सोच सकते हो कि यहां पर हमने जब पढ़ा था तो ax + b = 0 को जब हमने सॉल्व किया था तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, -b/a। यदि हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट कहां से आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट कहां से आ रहा है। यदि हम इस पॉइंट की बात करें तो अब आपको मुझे बताना, देखो एक पॉइंट यहां एग्जिस्ट कर रहा है, एक पॉइंट यहां एग्जिस्ट कर रहा है। इस इंटरसेक्शन में हमने आपको अभी थोड़ी सी देर पहले समझाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि -b/a कहां एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। जितने बच्चों को लगता है कि पॉइंट 1 पे एग्जिस्ट कर रहा होगा ये, तो वो पॉइंट 1 हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, और जिनको लगता है कि पॉइंट 2 पर एग्जिस्ट कर रहा होगा वो 2 आंसर करके रिप्लाई कर सकते हैं। अब सोचिए जल्दी से और बताइए कि -b/a कहां आना चाहिए, ठीक है, आया किसी को। चलो, तो जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, हमने यहां बात करी थी, ठीक है, ये रहा इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है वो किस किस का होता है, एक्स एक्सिस और कर्व का। किस किस का, एक्स एक्सिस और कर्व का। तो यहां पर हम जब बात करेंगे तो ध्यान से देख लो, इसमें एक्स एक्सिस ये वाला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये हो जाता है हमारा वाई एक्सिस, है ना। वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस की जो हमारी है, इस हिसाब से यदि हम प्रीवियसली बात को वापस से ध्यान रखें तो इंटरसेक्शन पॉइंट के हिसाब से आंसर 1 होना चाहिए। तो जिन भी बच्चों ने 1 आंसर करा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 वाले बच्चे ध्यान दो, बट बच्चों ये हमेशा वाई एक्सिस होता है, तो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन नहीं देखते हैं, ठीक है, हमेशा इंटरसेक्शन कहां देखते हैं,
एक्स एक्सिस पे। तो इंटरसेक्शन इस कर्व, इसको कर्व ही बोलेंगे एक तरीके से, तो ये एक कर्व है और इसका इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ इस पॉइंट पे हो रहा है, तो यही है एक्चुअली -b/a वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कर्व कहाँ इंटरसेक्शन करता है। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं। यदि हम लीनियर के बाद जो हमारा अगला ग्राफ आता है वो आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है px = ax² + bx + c। इस हिसाब से यदि हम समझे तो ये किस तरह का ग्राफ बनता है या किस तरह का कर्व बनता है, तो ये एक पैराबोला बनता है जो कि ओपन होता है। अब ये देखो पैराबोला ऐसा शेप होती है, आप 10th के बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। पैराबोला इस तरह की एक शेप होती है जो ऐसी भी बन सकती है और ऐसी भी बन सकती है। ठीक है, ये दो तरह के पैराबोलास बन सकते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन के भी, और ये दोनों हम इसमें समझने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं कि अपवर्ड कब बनेगा। तो ध्यान रखना बच्चों, अपवर्ड ये सिर्फ तब बनेगा जब आपका a जो है x² का कोफिशिएंट ऑफ x², जब ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, ये इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता। आपको यदि समझ में आया हो तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें a जो है वो 0 क्यों नहीं हो सकता। यहाँ a कैन नॉट बी 0, और आपको मुझे जवाब देना है कि a 0 क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में आया वो सब जरूर अपने दिमाग में आंसर दे रहे होंगे कि बेटा a 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि a 0 होते ही ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ कंडीशन लिखी हुई नहीं है, फिर भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि a 0 नहीं हो सकता। दूसरा, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसलिए कंडीशन a ग्रेटर देन 0 की कर दी गई है। क्यों? क्योंकि यदि a ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमेशा ओपन अपवर्ड होगा, इस तरह से ये यू शेप बनाएगा। ठीक है, ओपन अपवर्ड होगा हमेशा, भले वो यहां ना होके यहां हो सकता है, वो यहां हो सकता है, या और कहीं आप अज्यूम करो तो जैसे ये हमारा पूरा क्वाड्रेंट है, इसमें ये इस तरह से बन सकता है, इस तरह से बन सकता है, इस तरह से बन सकता है, ये किसी भी तरह से बन सकता है, पर हमेशा इसका जो ओपन कर्व है वो किस साइड होगा? अप साइड होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर इन पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा क्वाड्रेटिक इसमें ये वैल्यूज एक स्टैंडर्ड फार्मूले से तो निकाली जा सकती है, पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो हमें देखना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको आगे समझते हैं। अब ये आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही दूसरा। देखो यहां पर भी सेम है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, पर इसका कर्व डाउनवर्ड है, ये नीचे की तरफ खुल रहा है। जैसे हमारा सिंपल हम कई बार देखते हैं n बनाते हैं यदि शॉर्ट में, तो इस तरह से n देख लो, या डाउनवर्ड u बोल लो आप इसको। तो इस तरह से ये जो भी शेप होती है ये डाउनवर्ड कब होगी? जब हमारा a कैसा होगा? लेस देन 0। a कैसा होगा? लेस देन 0। तो लेस देन 0 के केस में हमेशा कैसा आएगा? डाउनवर्ड, चाहे यहां आ जाए, चाहे अकेला यहां रहे, या इस क्वाड्रेंट में जा सकता है, या सिर्फ दोनों यहां कट जाए, या इस तरह से दोनों इस साइड कट जाए। तो पॉसिबल कुछ भी है, बट हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। और जीरोस की जो मैंने बात की थी, जैसे यहाँ ये दो जीरोस हैं, इस केस में जीरोस पॉसिबल नहीं होंगे। ये क्यों नहीं होंगे ये भी हम आगे सीखेंगे क्वाड्रेटिक में। यहाँ पर ये जीरोस हैं, ठीक है। अब ये जीरोस कैसे निकाले जाते हैं ये हम आगे चल के सीखेंगे। ओके, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अब जो तीसरा पॉलिनोमियल हमारे पास आता है वो आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यदि आपने डिग्री बात समझी हो, यदि आपको जीरो समझ में आ रहे हो, दोनों ही चीजों से हमें पता लगता है कि ये एक्चुअली एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर कट करेगा, 3 पॉइंट्स पर कट करेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ कर्व में भी उसी तरह से बनाया गया है। इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन ये रही, इसमें भी कंडीशन वही है, a 0 नहीं हो सकता, b c d बाकी सब 0 पॉसिबल है, बट a 0 पॉसिबल नहीं है। वो लिख भी दिया है देखो यहाँ पर। तो कई बार लिख सकते हैं और कई बार भूल जाते हैं, पर आपको ये ध्यान हमेशा रखना है कि उस डिग्री वाले टर्म का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप देखो यहाँ पर 3 पॉइंट्स पे कट रहा है, 1 2 और 3। अब आप कहोगे सर ये कर्व घूम के भी तो आ सकता था। बिल्कुल नहीं आएगा बेटा, इस तरह से बनता है कि अब ये अपवर्ड ही अपवर्ड जाएगा, और इस वाला ये डाउनवर्ड ही डाउनवर्ड जाएगा। तो ये कभी भी अब एक्स एक्सिस के क्लोज आएंगे ही नहीं। ये 3 बार कटता है और उसके बाद अपवर्ड एंड इस साइड डाउनवर्ड चला जाता है। ये रिवर्स भी हो सकता है कि ये इस साइड से अपवर्ड आए, ये ऐसा चला जाए, पर अब ये कभी रिटर्न नहीं आएंगे। ये एक साइड अपवर्ड चली जाएगी और एक साइड डाउनवर्ड चली जाएगी, और कभी भी नहीं कटेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि क्यूबिक का मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे कटता है और उसके बाद ये नहीं कटता है, ठीक है। तो ये इसके ग्राफिकल मीनिंग होते हैं। अब यदि हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पर पॉलिनोमियल्स की, देखो अभी हमने डिग्री के बिहाफ पर, जीरोस के बिहाफ पर बात कर ली। अब हम देखते हैं टर्म्स के बिहाफ पर। तो टर्म्स क्या होती हैं, आपको हमने पहले भी बताया था, जैसे 5x + b है,
तो इसमें ये 5 कोफिशिएंट है, ये x क्या है, वेरिएबल है, ये 6 जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है। पर हमने इस पूरे को क्या नाम दिया था, इस पूरे को हमने नाम दिया था टर्म, और इस पूरे को हमने नाम दिया था टर्म। याद है ना, मैंने बोला था यहाँ 2 टर्म्स हैं, तो ये टर्म्स होती हैं, और इन टर्म्स के बिहाफ पर यदि हम पॉलिनोमियल को डिसाइड करने लगे, तो यदि किसी भी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, जैसे सिर्फ 5x है या सिर्फ 6 है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। जैसे कि सिर्फ 2x 3x y z। अब आप यहाँ पर वेरिएबल के बिहाफ पे बात नहीं कर रहे हो, डिग्री के बिहाफ पर बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ टर्म्स के बिहाफ पर बात कर रहे हो, तो तीनों एक साथ है, तो इन तीनों के साथ ये कॉम्बिनेशन जो बनता है, इसको ही हम एक सिंगल मोनोमियल कहते हैं। ये एक सिंगल हो गया, ये एक सिंगल हो गया, ये सब मोनोमियल में काउंट होते हैं। यदि हम 2 टर्म्स की बात करें, अब पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। यदि 2 टर्म है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। जैसे 5y - 3। अब देखो यहाँ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा, जब भी 2 टर्म्स होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उनके बीच में क्या लगता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगता है। यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में मेनली टर्म्स को जब भी कैलकुलेट करना होता है तो आपको प्लस और माइनस ही देखना है, मल्टीप्लाई डिवाइड मत देख लेना, नहीं अदरवाइज जैसे मल्टीप्लाई तो यहाँ भी लगा हुआ है, तो ये टर्म इंक्रीज नहीं करेगा। टर्म इंक्रीज करने का काम होता है प्लस का या फिर माइनस का। तो यहाँ एक माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये 2 टर्म्स काउंट हो रही है, यहाँ एक प्लस है, इसलिए ये 2 टर्म्स काउंट होंगी, यहाँ भी एक माइनस है, इसका मतलब यहाँ भी 2 टर्म्स है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्या इससे ज्यादा पॉसिबल है? क्यूबिक में अभी हम देख के आए, स्टैंडर्ड में 4 भी पॉसिबल, 5 भी पॉसिबल है, तो हम सबको फिर एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं, पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ 3 वाली टर्म्स के हिसाब से देख लो, ये 3 टर्म्स, ये 3 टर्म्स। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो वापस से रिवाइज कर लो, सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल, और 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल। ये टर्म्स के बिहाफ पर था। ठीक है, अब यदि हम बात करें छोटी छोटी सी बेसिक बातें, द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर प्रिसाइसली द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग y इक्वल्स टू x इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस। क्या कह रहा है, वापस से बहुत ध्यान से सुन लो, एक छोटी सी बात थी। यदि हमने कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी बात कर रहा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x कोऑर्डिनेट पर ये ग्राफ जहां जहां कटेगा वही हमारे क्या बन जाते हैं, जीरोस बन जाते हैं, जीरोस बन जाते हैं। ये एक जीरोस है, जीरोस 1 और जीरोस 2 है, ये एक जीरो है, वो दूसरा जीरो। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जीरोस कहां कहां बनते हैं, तो जीरोस बनते हैं हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड द कर्व। कर्व जितनी बार कट कर रहा है उतनी बार हमारे जीरोस बनते हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूं, 2 छोटी छोटी सी बातें। यहां पर एक छोटी सी बात बताओ बच्चों, ये आपको बोला गया है पी वाई, और इसका एक कर्व दिया हुआ है आपको इस तरह से। ठीक है, आपको बताना है कि इसके कितने जीरोस पॉसिबल हैं। ध्यान से देख लो, वापस से आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया पी वाई इक्वल्स टू, और आपको मुझे बताना है कि इसके कितने जीरोस पॉसिबल हैं। 1, 2, 3 या और ज्यादा पॉसिबल है। ठीक है, वैसे तो ये कर्व मुड़ता हुआ दिख रहा है, तो बच्चा इसके बारे में ये भी सोच सकता है कि सर ये मुड़ रहा है, तो ये आके भी एक और कट कर देगा। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात, बच्चे को ये दिमाग नहीं लगाना कि सर ये कर्व मुड़ रहा है, ये नीचे आएगा और एक और जगह कट करेगा। बच्चों, आपको जब भी एग्जाम में जवाब देना है तो सिर्फ उस फोटोग्राफ, उस पिक्चर के थ्रू देना है जो आपके पास अभी अवेलेबल है। आपको उसके बारे में और ज्यादा नहीं सोचना है कि ये सर कर्व मुड़ रहा था तो ये आगे और कट करेगा। आपको सिर्फ यहाँ देखना है 1, 2 और 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जितने बच्चों ने भी 3 सोचा, बिल्कुल गलत सोचा। रीजन बताता हूं, जब हम एक्स एक्सिस पे कटिंग की बात करते हैं तो हमारा कर्व भी पी एक्स फॉर्म में डिफाइन होता है। ये बात बहुत छोटी सी है पर बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जब हम ये बात करते हैं कि हमारा ये कर्व बन रहा है ये इस तरह से, तो ये पी एक्स का कर्व है बच्चों। एक्स एक्सिस पे कटिंग पॉइंट तब देखने जब हमारा वेरिएबल ही एक्स हो, तो एक्स वेरिएबल के हिसाब से ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए यहां पर 3 सॉल्यूशन पॉसिबल है, 3 जीरोस पॉसिबल है। इस वाले का आंसर 1 इज द राइट आंसर।
1 क्यों राइट आंसर है? क्योंकि मैंने आपको जो कर्व बोला है वो पी वाई की फॉर्म में बोला है, मतलब हमें देखना है कि वो वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है और वो वाई एक्सिस पे सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ये बात बहुत छोटी सी है और बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती, पर ये बात ध्यान रखना कि आपको जो कर्व दिया गया है, यहां पर ध्यान से देखो, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में वो px लिखता है या py लिखता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है। यदि उसने x px फॉर्म में लिखा है तो आपको हमेशा x एक्सिस पे कटिंग पॉइंट देखने और py लिखा है तो y एक्सिस पे कटिंग पॉइंट को देखना है। ठीक है, ठीक है। आज का यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और यदि आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।